जैसा कि आप अपने यहाँ प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे कि आज जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है उसका नाम है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन एज ए टॉपिक सब्जेक्टिव के लिहाज से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन अक्सर कार्नोट इंजन के ऊपर बनते हैं, और न केवल कार्नोट इंजन पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बनते हैं बल्कि इसके साथ जुड़े हुए कई सारी सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं, उन पर भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो, और उसमें भी कार्नोट इंजन से जो आने वाले सवाल होते हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक रहती है। तो कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अगर कहा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो गलत नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें। और मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियो भी मैंने अपलोड किए हैं इसमें से जितने बच्चे क्लास में रहते हैं लगभग उतने ही बच्चे उन वीडियोस को भी देखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप में से कुछ ही बच्चे हैं जो लेस देन 100 की फिगर आ रही है, यानी आधे से कम, जो कि क्लास में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और आगे भी जो आपको रिसोर्स से प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, एनीवे, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी कार्नोट इंजन शुरू करने के पहले, वो है वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो पहले मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, और फिर क्योंकि कार्नोट इंजन में उस थ्योरी को इस्तेमाल करना है, ऑल्दो मैंने लेक्चर में इसको पढ़ा दिया है, तो बात करते हैं। वैसे तो उन्होंने डिस्कस किया था वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में, और बात किया था वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में, लेकिन आज जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, वो है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपको याद होगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है उसके लिए एक एक्सप्रेशन आया था RT log बेस E। log बेस E को ln भी लिखते हैं, होता आगे आपको नोट्स में ln दिखे। log बेस E को ln भी कहते हैं और log बेस 10 को केवल log भी कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ तो लिखा हुआ है RT log बेस E V2 by V1। V2 क्या है? अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है और V1 जो है इनिशियल वॉल्यूम है, क्योंकि एक्सपेंशन का केस है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि पॉइंट A से पॉइंट B तक एक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस चला जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो जाता है और प्रेशर P1 से घटकर P2 हो जाता है। सो एक्सपेंशन के केस में जो W है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर कंप्रेशन होता, अगर यही मान लीजिए कंप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते, तो जो प्रोसेस होता है उसका एरो आप अपोजिट कर लीजिए, फ्रॉम B टू A, और कंप्रेशन सोचिए, तो ये जो एक्सप्रेशन होता है इसमें V1 ऊपर हो जाता है, यानी RT log E V1 by V2 हो जाता है। ठीक है, सो कंप्रेशन में जो W है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि जो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ना कि बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव रहेगा वर्क डन, और अगर ऑन द सिस्टम रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। ओके, सो ये तो हो गया वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस, काफ़ी सिंपल सा है। आइडियल गैस इक्वेशन P इक्वल टू RT की मदद से एक्सप्रेशन लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको निकाला था। आगे वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जानते हैं स्लोप थोड़ा ज़्यादा स्टीपर रहता है, गामा टाइम स्टीपर रहता है। सो यहाँ पर जो इक्वेशन स्टेट इस्तेमाल करते हैं वो P रेज़्ड टू पावर गामा इक्वल टू K, वेयर K इज कांस्टेंट। ठीक है, गामा आप जानते हैं द रेशियो बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उनके रेशियो के बराबर ये गामा होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू रेशियो है ये। ओके, तो P रेज़्ड टू पावर गामा इक्वल टू K का इस्तेमाल करें अगर, सो फॉर्मूला जो वर्क डन का होगा वो रिड्यूस होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। लास्ट एक्सप्रेशन देखिए, लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया गया था RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो एक्सप्रेशन है वो W इक्वल टू RT1 माइनस T2 बाई गामा माइनस 1 है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो T1 इज मोर देन T2, इट मीन्स कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। लेकिन अगर कंप्रेशन का केस होगा तो उस मामले में जो है वो T1 लेस देन T2 होगा, और तब वर्क डन नेगेटिव होगा, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। सो ये थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए, और ये दोनों एक्सप्रेशन को दिमाग में बैठा लीजिए कि कैसे ये हुआ है। ठीक है,
ये लास्ट टाइम भी हमने इसको डिस्कस किया था, आज मैंने दोबारा रिपीट कर दिया क्योंकि आज इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। ओके, तो हम कार्नोट इंजन पे वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हीट इंजन क्या होता है। कार्नोट इंजन तो एक आइडियल केस है। सो हीट इंजन का मतलब ये कि कोई, जैसा कि एक फिगर आप देख पा रहे होंगे कि फिलहाल सबसे मोस्ट सिंप्लीफाइड वे है हीट इंजन को दिखाने का कि वो एक सिलेंडर हो, इसकी जो वॉल्स हों वो वॉल्स एडियाबेटिक हों और जो इसका बॉटम हो वो जो है आइसोथर्मल, वो हीट ले सकता हो और उस पर एक एडियाबेटिक पिस्टन माउंटेड हो और उसके अंदर कोई एक आइडियल गैस भरी हुई हो। अगर आप उसके कोई हीट आप उसको देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है पिस्टन ऊपर जाएगा। अगर पिस्टन ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि वर्क डन हुआ, ठीक है। और अगर पिस्टन नीचे जाएगा तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क किया और कुछ हीट जनरेट होगी। सो हीट इंजन को हम इन 4 पॉइंट से पहचानते हैं कि अगर ये वही 4 पॉइंट को फॉलो करे तो उसको हम हीट इंजन कर सकते हैं, कह सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इट शुड एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम सोर्स, यानी किसी सोर्स से वो हीट को ले। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये जो सिलेंडर है ये हीट ले रहा है। सो हीट लेने के लिए ऑब्वियसली वो जो सिलेंडर होगा उसका जो बॉटम होगा दैट शुड बी आइसोथर्मल। तो डाइथर्मिक वॉल होनी चाहिए उसकी, जिसकी वजह से वो हीट को ले सके। फिर वो सेकंड पॉइंट हीट इंजन के लिए कि इट शुड कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क, जो वो हीट ले उसका कुछ हिस्सा वो वर्क में कन्वर्ट करे, एसेंशियल, क्योंकि कोई भी आप इंजन इसीलिए बनाते हैं कि वो कोई काम करे। और फिर भी कुछ हिस्सा बचा रहेगा जिसको वो हीट को जिसने लिया और उसको जिसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया, उस हिस्से को, उस हिस्से ऑफ हीट को, जो पार्ट ऑफ द हीट है उसको सिंक को रिजेक्ट कर दे, ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ द हीट टू द सिंक। तो ये 3 स्टेप में प्रोसेस होना चाहिए। कभी भी इंजन जब काम करता है तो कहते हैं कि उसको 3 स्टेप प्रोसेस इसको पूरा करना चाहिए। एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द सोर्स, कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क एंड देन ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ द हीट टू द सिंक। तो ये 3 तो स्टेप में इसको प्रोसेस करना चाहिए। लेकिन क्या 3 स्टेप में प्रोसेस करके खत्म कर दे? नहीं, इस प्रोसेस को उसको अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करना चाहिए, यानी इट शुड ऑपरेट कंटिन्यूसली इन साइकिल। एक साइकिल में इसे बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए, तब वो एज ए हीट इंजन कंसीडर किया जा सकता है। सो ये तो हीट इंजन की डिफिनेशन हो गई और हीट इंजन की कंडीशंस हो गई कि क्या क्या वो करे, तब उसको हम हीट इंजन कहेंगे। कोई हीट इंजन अच्छा है, बुरा है, ज़्यादा अच्छा है, ये कैसे पहचानते हैं? तो उसके लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं, फिजिकल टर्म डिफाइन करते हैं। इसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, और इसे ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ईटा का मतलब क्या हुआ कि ईटा इज इक्वल टू यूजफुल वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, यानी कि न्यूमरेटर में क्या यूजफुल वर्क डन, कि कितना उसने काम किया अपॉन हीट एब्जॉर्ब। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि मान लीजिए कि वो 10 जूल हीट एब्जॉर्ब करता है, आउट ऑफ विच 4 जूल वो वर्क प्रोड्यूस करता है। सो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 4 जूल अपॉन कितना हीट एब्जॉर्ब किया 10 जूल। तो एक तरीके से 0.4 आंसर इसका आएगा। तो ईटा कितना हुआ 0.4। इसका मतलब कि जो हीट इसको दी जा रही है उसका 40% वो वर्क में कन्वर्ट करता है। तो आप हमेशा किसी भी हीट इंजन से क्या उम्मीद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो लेता है उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे। 40 की जगह 70, 80, 90, 100% तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो ईटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती, 1। ये ईटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रेंज करती है। और एक अच्छा हीट इंजन जितना ज़्यादा ईटा की वैल्यू हाई होगी उससे पहचाना जाता है। सो हीट इंजन के बाद जो चीज़ जानी जाती है, इसके बारे में मैंने बात की, वो कहा एफिशिएंसी। क्योंकि जो भी हम हीट इंजन को दे रहे हैं वो वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और बचा हुआ जो हीट है वो रिजेक्ट कर देता है सिंक को। इसका मतलब कि इसमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग 1 साइकिल वो इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाएगा। इसका मतलब उसका टेम्परेचर सेम ही है। एक साइकिल बताया गया कि हीट इंजन को कंटिन्यूसली एक साइकिल में ऑपरेट होना चाहिए। सो एक जैसे उसका एक साइकिल कंप्लीट होगा वो अपनी इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। तो अगर सेम टेम्परेचर पे पहुंच गया तो इसका मतलब ये है कि उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो डी यू क्या हो गया, 0 हो गया।
अगर du 0 हो गया इसका मतलब कि जो भी वर्क डन है वो किसके वजह से हुआ, जो आपने हीट सप्लाई किया। सो चेंज इन हीट यानी जितना आपने हीट सप्लाई दिया इज इक्वल टू द चेंज इन वर्क। और दोनों एक ही सेंस में कि अगर हीट पहुंचे, अगर आप हीट दे रहे हैं तो सिस्टम वर्क करेगा, अगर आप हीट अगर वर्क सिस्टम पे कर रहे हैं तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। सेम सेंस में रहेंगे। इफ चेंज इन हीट इज पॉजिटिव देन चेंज इन वर्क इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक, तो ये W किसके बराबर हो जाएगा, हीट गिवन टू द सिस्टम एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, Q1 माइनस Q2। Q1 क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम, सोर्स से जितना हीट मिला उसको हम कह रहे हैं Q1, और जो सिंक को हमने हीट रिजेक्ट किया Q2, जो मिला वो Q1। जैसे मान लीजिए 10 जूल हमको मिला वो Q1, और हमने 6 जूल रिजेक्ट कर दिया, तो 10 माइनस 6 जूल यानी कि 4 जूल क्या बराबर हमने वर्क डन किया। ये सेंस है। सो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सो जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ईटा का, यूजफुल वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स W बाई Q, उसमें अगर सब्सटीट्यूट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई Q1। रीअरेंज कीजिए तो ईटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। ठीक है। सो इसके बाद एफिशिएंसी जानने के बाद अब हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अब हम कार्नोट इंजन के बारे में जानें, और कार्नोट इंजन ही नहीं, कार्नोट इंजन के साथ हम ये भी जानें कि कार्नोट साइकिल क्या होता है। अक्सर छोटे क्वेश्चन के तौर पे एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज कार्नोट इंजन एंड व्हाट इज कार्नोट साइकिल। सो इस स्लाइड में लगभग काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा की गई हैं, इसको आप समझिए। एक कार्नोट इंजन अब किसको कहें, ऑब्वियसली कार्नोट इंजन भी एक हीट इंजन है, तो काम करने का तरीका तो वही रहेगा, है ना। सो अब देखिए ऊपर एक दिखाया गया हुआ है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर यानी कि एक ऐसा सोर्स, हीट का एक ऐसा सोर्स जिससे अगर आप हीट ले भी लें तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप ना करे, जो टेम्परेचर हीट लेने के पहले था और हीट लेने के बाद वो सेम रहे। रिजर्वायर वर्ड का शब्द का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, ऐसी जगहों पर जहाँ पर इतना ज़्यादा चीज़ उपलब्ध हो, जैसे यहाँ पर हीट उपलब्ध है, कि अगर आप थोड़ा बहुत ले भी लें तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को ही इन शॉर्ट सोर्स कहेंगे, थर्मोडायनामिक सोर्स कहते हैं या हीट सोर्स कहते हैं। सो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, हीट सोर्स या सोर्स एक ही मतलब है। अगर आपको किताबों में अलग अलग जगहों पर या मेरे बोलने में अलग अलग शब्द इस्तेमाल हो जाए तो आप समझिएगा कि किसकी बात की जा रही है। ठीक है। सो एक इसी तरीके से नीचे देखिए एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये भी वैसा ही है। अब इसको आप जितना भी हीट दे दें इसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए। आमतौर पे क्या होता है, किसी को आप हीट कहीं से लेते हैं तो उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है, और किसी को हीट देते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन ये इनके पास इतना ज़्यादा ऑलरेडी हीट है कि इनसे ले भी लें या इनको रिजेक्ट भी कर दे, लो टेम्परेचर रिजर्वायर को रिजेक्ट भी करें, वहाँ पे हीट्स को दे भी दें तो भी उसके टेम्परेचर में चेंज आए। ये एक कल्पना है यहाँ पर। ओके। सो इसको हम कहेंगे सिंक। ये जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है इसको हम सिंक या हीट सिंक कहेंगे। ठीक है। ओके। तो एक कार्नोट इंजन क्या होना चाहिए, एक कार्नोट इंजन होना चाहिए ऐसा जो सोर्स से हीट ले एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कितना हीट ले, QH। किस टेम्परेचर पे ले, TH। फिलहाल H का मतलब यहाँ हॉट से है, सॉरी हाई से है, और L का मतलब लो से है, तो जहाँ पे H लिखा है तो आप उसको हाई समझिए। ओके। सो एक कार्नोट इंजन वो इंजन है जो कि हीट सोर्स से QH अमाउंट ऑफ हीट TH टेम्परेचर पर ले और W अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क करे, और बचा हुआ हीट QL हीट सिंक को TL टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर दे, और ये काम कंटिन्यूसली साइकिल में करे। सो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कार्नोट इंजन। तो कोई कार्नोट इंजन की डिफिनेशन में और हीट इंजन की डिफिनेशन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि अब हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं। ठीक है। QH QL, अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम सोर्स इज QH, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक इज QL, एंड वर्क डन इज W। सो W क्या हो जाएगा, QH माइनस QL के बराबर हो जाएगा। TH TL क्या है, TH इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड TL इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक। आई होप इतना आप समझ गए होंगे।
सो कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन की तरीके से है, इसको हम आइडियल इंजन के तौर पे कंसिडर करते हैं। लास्ट में हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, जो कि रिवर्सिबल इंजन है। और रिवर्सिबल इंजन है, इसका मतलब है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस की दो कंडीशन को फुलफिल करता होगा। कौन कौन सी? एक तो ये क्वासी स्टैटिक है, प्रोसेस बहुत ही स्लो चलाया जाता है, और दूसरा नॉन डिसिपेटिव, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को चलाने में हीट का कोई लॉस नहीं होता। तो ये दो कंडीशन को ये फुलफिल करता है, ठीक है। इसलिए कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल आइडियल इंजन है, ठीक है। तो क्या इस रिवर्सिबल आइडियल इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है? ये हम थोड़ी देर में भी जानेंगे। अब जरा दाईं तरफ एक फिगर को देखिए, ये एक इंडिकेटर डायग्राम है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम। इस इंडिकेटर डायग्राम पे जो एक साइकिल बनी हुई है, एक लूप जैसा बना हुआ है, इसको हम कहेंगे कार्नोट साइकिल, ठीक है। इस कार्नोट साइकिल में आप देख रहे होंगे कि 4 प्रोसेस दिखाए हुए हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। हो सकता है कि आगे वाली फिगर्स में आपको 1 कहीं और दिखाई दे और 2 कहीं और दिखाई दे, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग सोर्सेस से ये फिगर ली गई हैं, तो ये तो अपने ऊपर मानने पर है। कहीं पर हम TH TL लिखा होगा, कहीं पर T1 T2 लिखा होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या नोटेशन इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए। तो अब देखिए 2 से 3 जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट। 2.2 पर भी आप देखिए टेम्परेचर TH है, 0.3 पे भी TH है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में वो कितना हीट ले रहा है? QH अमाउंट ऑफ हीट सोर्स से ले रहा है, इसको एक नीचे की ओर, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एरो से दिखाया गया हुआ है कि QH अमाउंट ऑफ हीट कहाँ से ले रहा? सोर्स से ले रहा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान इतना अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है। उसके बाद 3 to 4 क्या है? ये एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन का प्रोसेस है। 2 से 3 भी एक्सपेंशन ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना वॉल्यूम बढ़ रहा है। 2 से 3 तक जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घटता है। 3 to 4 वॉल्यूम बढ़ता है पर थोड़ा सा बढ़ता है, और प्रेशर ज़्यादा घटता है। इस दौरान कोई हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, कोई देखिए डाउनवर्ड एरो नहीं बना हुआ है, इसका मतलब ये एक एडियाबेटिक प्रोसेस है 3 to 4। फिर 4 to 1 एरो देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब कि कंप्रेशन हो रहा है। तो इस बार क्या करेगा? हीट को रिजेक्ट करेगा। कितना? QL। किसको? हीट सिंक को। सो QL अमाउंट ऑफ हीट वो रिजेक्ट कर रहा है। ओके, सो ये कंप्रेशन का प्रोसेस है, कैसा? आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर आप देखिए 1 से 2, इसमें कोई हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, प्रेशर काफी राइज कर रहा है, वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी आ रही है, कंप्रेशन है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, TL से TH हो गया। 3 से 4 में भी देखा होगा आपने, टेम्परेचर TH से TL हो गया था, है ना, टेम्परेचर वहाँ ड्रॉप किया था, यहाँ टेम्परेचर 1 से 2 में राइज किया। कैसा प्रोसेस होगा ये एडियाबेटिक कंप्रेशन का प्रोसेस होगा, ठीक। सो ये 4 प्रोसेस अब डिफाइन कर दे। कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल इज मेड ऑफ 4 प्रोसेसेस, 4 प्रोसेस से मिलकर बने हुए, 2 आइसोथर्मल, 2 एडियाबेटिक, ठीक। एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, और एक आइसोथर्मल और एक एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। और इस साइकिल को कंटिन्यूसली साइकिल में चला जाता है, और हर बार वो अपने इनिशियल कंडीशन को प्राप्त करता है। इसलिए ये एक रिवर्सिबल इंजन की साइकिल है, यानी रिवर्सिबल साइकिल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के एफिशिएंसी के लिए हमने अभी एक्सप्रेशन डिराइव किया था, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस QL बाई QH। और आप जानते हैं QL हमेशा कम होगा, QH ज़्यादा होगा। सो QL बाई QH ऑलवेज लेस देन 0.1 हो, सॉरी लेस देन 1 होगा, है ना, हमेशा लेस देन 1 होगा। सो ईटा की वैल्यू भी क्या होगी? वो 1 माइनस लेस देन 1 क्वांटिटी से घटाएंगे तो क्या आएगा? लेस देन 1। ईटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। अब बात करते हैं कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी का एक एक्सप्रेशन हमने लिखा था। अब जरा सा एक कार्नोट इंजन को कैसे ऑपरेट करते हैं वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एक आइडियल कार्नोट इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। आप सोचिए, अभी हमने आपको एक इंजन के बारे में बताया था कि एक सिलेंडर है, और उसका जो बॉटम है वो डायथर्मिक है, और बाकी इसकी जो वॉल्स हैं और पिस्टन है वो एडियाबेटिक है, ठीक है। उसके अंदर कोई एक आइडियल गैस भरी हुई है। मान लीजिए एक ऐसे सिलेंडर को हमने उठाकर एक हॉट रिजर्वायर के ऊपर, यानी कि सोर्स के ऊपर रखा,
जिसका टेम्परेचर कितना है T1, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इसका टेम्परेचर T1। तो ये T1 टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, इस सोर्स से हीट कितना Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो है ये इंजन एब्जॉर्व कर लेगा। इंजन को Q1 अमाउंट ऑफ हीट मिला, इसकी वजह से क्या होगा, हीट मिलने की वजह से क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। ये एरो का डायरेक्शन देखिए, ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। तो ऊपर की ओर शिफ्ट होने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम 3 शब्द बोलेंगे, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, एक्सपेंशन, और एक एक शब्द का मतलब समझते जाइए। सबसे पहले मैंने एक्सपेंशन बताया, हीट लिया, पिस्टन ऊपर गया, वॉल्यूम इंक्रीज किया, एक्सपेंशन। प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्यों आइसोथर्मल है, क्योंकि पूरे प्रोसेस के दौरान का टेम्परेचर क्या है, T1 बना हुआ है, ठीक, इसलिए आइसोथर्मल है। रिवर्सिबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सिलेंडर प्लस पिस्टन है ये क्या है, ये करनॉट आइडियल करनॉट इंजन है, इसलिए जो कि रिवर्सिबल में प्रोसेस करता है, इसलिए ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, करेक्ट। अब जब इसका एक्सपेंशन, मान लीजिए इनिशियल वॉल्यूम था इसका V1 और इनिशियल वॉल्यूम V1 से बढ़कर हो गया V2, ठीक है। उसके बाद हमने इस सिलेंडर को उठाया और एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, एडियाबेटिक स्टैंड है जो हीट का आदान प्रदान नहीं होने देगा, उसके ऊपर रख दिया। अब तो क्या हो गया, तो साइड की वॉल, सिलेंडर की साइड की वॉल एडियाबेटिक थी, बॉटम में जो स्टैंड है वो भी एडियाबेटिक हो गया, पिस्टन भी एडियाबेटिक हो गया। तो अब तो चारों तरफ से ये गिर गया, कोई हीट का आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है। बट ड्यू टू द इनर्शिया ये जो पिस्टन है अभी भी ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा और वॉल्यूम V2 से बढ़कर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। लेकिन ये जो वॉल्यूम बढ़ा, जो एक्सपेंशन हुआ, वो किसके एक्सपेंस पे हो, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आई, तो कहाँ से एनर्जी आई, इंटरनल एनर्जी आई, जो गैस की इंटरनल एनर्जी उसने एनर्जी सप्लाई किया, क्योंकि हीट की तो कोई सप्लाई हो नहीं रही है, तो एनर्जी कहाँ से मिली, इंटरनल एनर्जी के तौर पर एनर्जी मिली, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। पूरी बात क्या होगी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आप समझ गए होंगे, क्योंकि कहीं से इसको हीट नहीं मिली, इसको इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी। लेकिन इंटरनल एनर्जी अगर वो कंज्यूम करेगा, इस्तेमाल करेगा, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, वो गिर जाएगा, ठीक है। हम कब तक इसको स्टैंड पे रखें, जब तक इसका टेम्परेचर जो शुरू में कितना था T1 सोर्स के बराबर से गिरकर कितना हो जाए, T2 के बराबर हो जाए। T2 किसका टेम्परेचर है, सिंक के बराबर, तब तक हम इसको स्टैंड पे रखेंगे। जैसे ही इसका टेम्परेचर घटकर T2 हो गया, वैसे ही इसको हमने उठाकर दूसरे रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर यानी सिंक के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो टेम्परेचर तो पहले ही इसका T2 हो चुका है और कोल्ड रिजर्वायर पर रखा, उसका टेम्परेचर भी T2 ही है, ठीक है। यानी जो पूरा प्रोसेस अब होगा कैसा होगा, आइसोथर्मल होगा। अब हम पिस्टन को नीचे की ओर प्रेस करते हैं, एरो पे ध्यान दीजिए। तो अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशर, जो कि आइडियल करनॉट इंजन है, इसलिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलेंगे, पूरा इसका नाम होगा। तो ये इसमें इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो T2 टेम्परेचर पर ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा। ये एक देख रहे होंगे करली एक एरो बना हुआ है, उसको देखिए, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा। आपको याद होगा पहले जो फिगर 1 थी उसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब किया था, और फिगर 3 में Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसने रिजेक्ट किया है। लेकिन अगर पिस्टन नीचे जाएगा तो इसका वॉल्यूम घटेगा। इसका वॉल्यूम इनिशियल कितना था, V3 था, याद है। 1 से 2 में V1 से V2 हुआ था, 2 से 3 में V2 से V3 हुआ था। अब इसका कितना है वॉल्यूम, V3 इसका वॉल्यूम है। सो आपने पिस्टन को दबाया तो वॉल्यूम क्या करेगा, घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, कितना घट के हो जाएगा, V3 से घट के हो जाएगा V4। सब याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, V3 से घटकर हो जाएगा V4, इसलिए कंप्रेशन है। अब इसको उठाकर हमने फिर से एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया, ठीक है। इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखने का मतलब क्या हो गया कि अब कहीं से भी हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। बॉटम से हीट का आदान प्रदान होता था, वो डायथर्मिक था, अब तो नीचे एक स्टैंड आ गया जो एडियाबेटिक है, इंसुलेटिंग है, तो अब हीट का आदान प्रदान नहीं होगा। पर ड्यू टू कंप्रेशन पिस्टन अभी भी नीचे जाएगा और वॉल्यूम V3 से भी घटकर V4 हो जाएगा, ऑल्दो ये वॉल्यूम में जो कमी हो बहुत थोड़ी सी होगी, ठीक है। अब जो V4 हो गया है, V4 तो पहले ही हो गया, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। थर्ड प्रोसेस में V3 से घटकर V4 तो वॉल्यूम हो ही चुका है। तो जैसे हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा, यहाँ वॉल्यूम घटकर
V4 से V1 हो जाएगा, और V1 क्या है, उसका इनिशियल वॉल्यूम था, V4 से V1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में भी वॉल्यूम घटा है, प्रोसेस पूरा एडियाबेटिकली हुआ है, कहीं से हीट का आदान प्रदान नहीं हुआ, इसलिए उसको कहेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन। जो कि आइडियल कार्नोट इंजन है, इसलिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, इस बार हीट बढ़ेगी, सॉरी टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि जो आपका कंप्रेशन हो रहा है उसकी वजह से जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट बाहर तो जा नहीं पा रही है, तो वो क्या करेगी, वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर का बढ़ना। तो कब तक हम इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ पे रखेंगे? जब तक कि इसका टेम्परेचर इनिशियल कितना था T2, T2 से बढ़कर कितना हो जाए T1। तो जरा सा पीछे आके जरा देखिए, प्रोसेस 2 to 3, सेकंड वाली फिगर, सेकंड वाली फिगर में टेम्परेचर T1 से घटकर T2 हुआ था। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर T1 से घट के T2 हुआ था। और ये लास्ट वाली फिगर, चौथी फिगर 4 to 1, एडियाबेटिक कंप्रेशन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर T2 से बढ़कर T1 हो रहा है। ठीक, सो ये जो अभी मैंने बताया था ये प्रोसेस, इसको दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको एक फिगर आगे साइकिल के दिखाता हूँ। ये तो प्रोसेस है। अब देखिए, ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम है उसी प्रोसेस का जिसको मैंने अभी आपको दिखाया है। ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में खींचा हुआ प्लॉट है। ठीक है, इसमें देखिए पॉइंट ए पर प्रेशर कितना है, P1 एंड V1। मेरा पीछे आकर देखिए, ये पहले फिगर की बात कर रहा है, फर्स्ट फिगर है ना, 1 से 2 की बात हो रही है। ठीक है, तो हर बार मैं पीछे लाके आपको दिखा दूंगा। 1 से 2 की बात हुई, 1 से 2 का मतलब 1 पे प्रेशर कितना था, P1 V1, और 2 पर P2 V2। पॉइंट ए से बी, प्रोसेस आइसोथर्मल, हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, Q1 एट टेम्परेचर T1। ठीक है, इसे कहेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क डन क्या होगा इसमें अंदर, पॉजिटिव होगा। और ये वर्क डन कितना होगा, तो नीचे देखिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, W1 इज इक्वल टू, देखिए RT1 log V2 बाई V1। और सबसे जो लास्ट में लिखा वो बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। वो लिखा एरिया ABGEA। ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व है। ये जो कर्व है ना A से B, इसके अंदर का कर्व है ABGEA, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सो W1 इक्वल टू Q1 RT1 log V2 बाई V1, एरिया ABGEA। ये तीनों टर्म W1 इक्वल टू Q1, W1 इक्वल टू RT1 log V2 बाई V1, W1 इक्वल टू एरिया ABGEA, ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कैसे हमने डिराइव किया, पीछे हम बता कर आए हैं अभी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। ये क्या है, B2C, ये B2C एडियाबेटिक, याद है जहां हमने आपको दिखाया था सेकंड फिगर, ये सेकंड वाली एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसकी बात कर रहे हैं जब इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर हम रख देते हैं। ओके, एडियाबेटिक में क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट के V2 से बढ़ के V2 से V3 हो जा रहा है, प्रेशर P2 से घट के P3 हो जा रहा है, टेम्परेचर T1 से घट के T2 हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, डिस्कस कर चुके हैं। ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है B2C। वर्क डन अभी भी इसमें पॉजिटिव। ठीक है, इसमें अगर हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो W2 क्या आएगा, RT1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। अभी डिराइव किया गया था पीछे, याद होगा, अभी बताया मैंने शुरुआत में। और ये एरिया अंडर द कर्व BC कर्व के नीचे का जो एरिया होगा उसके बराबर होगा। BC के अंदर कर्व एरिया कितना है, BCHGB, इसके बराबर। ठीक, ये हो गया रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब बात करते हैं C से D की, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपकी वॉल्यूम घट रहा है, V3 से V4 हो गया, प्रेशर बढ़कर P3 से P4 हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, T2 बना हुआ इसलिए आइसोथर्मल है। ठीक है, वॉल्यूम घट रहा है तो कंप्रेशन है, इसलिए वर्क डन पर क्या होगा, नेगेटिव। W3 कितना हो जाएगा, W3 इक्वल टू माइनस Q2, क्योंकि Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा, फिगर में भी आप देख रहे होंगे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, RT2 log V4 अपॉन V3। ये जो ln लिख रहा है इसका मतलब क्या है, log बेस E। ठीक है ना, V4 कम है V3 के कंपैरिजन में, और log V4 बाई V3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, इसलिए W3 क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क डन ऑन द गैस क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और ये किस चीज के बराबर होगा, एरिया अंडर द कर्व DC। कितना है एरिया, DCH F
डी। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब लास्ट, जब हम दोबारा लाकर फिर से इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देते हैं, चौथी वाली फिगर याद करिए। ठीक है, अब मैं पीछे नहीं आ रहा हूँ, कई बार दिखा चुका हूँ फिगर। वो कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम V4 से भी घटकर V1 हो गया, लेकिन वर्क डन नेगेटिव रहेगा क्योंकि कंप्रेशन है। एडियाबेटिक क्यों? क्योंकि हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। तो W4 क्या हो जाएगा? R T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। T2 क्या है? कम है T1 से, तो W4 क्या आएगा? नेगेटिव। इसीलिए लिखा है वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव। और ये W4 क्या होगा? कर्व AD के नीचे जो एरिया है उसके बराबर होगा। कितना? एरिया ADFEA के बराबर होगा। तो आई होप कि आपको चारों आपको जो प्रोसेस चले हैं, पहला 1 to 2, आगे साइकिल फिगर में उसको A से B लिखा हुआ, एक ही बात है, उससे कंफ्यूज ना हुई। 8 से B कही है या 1 से 2 एक ही बात। और B से C यानी कि 2 to 3, C से D यानी कि 3 to 4, और फिर D to A दैट इज 4 to 1। इन चारों प्रोसेस के लिए आपने वर्क डन को प्राप्त किया। ये पहला प्रोसेस के लिए A to B, B to C, और ये C to D, और अगला लास्ट वाला D to A। ओके, अब हमारे पास 2 मिनट जैसा ये बचा हुआ है, मैं इसको जल्दी से फिनिश करना चाह रहा हूँ। आई होप कि मैं इसे फिनिश कर जाऊँ। तो नेट वर्क डन क्या हो गया? नेट वर्क डन किसको कहेंगे? W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक, और अगर इसको जाकर पीछे की फिगर में देखिएगा तो वो एरिया ABCD के बराबर हो जाएगा, यानी जो साइकिल के अंदर एरिया है उसके बराबर हो जाएगा। बाकी का सब एक दूसरे को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, चूंकि W4 यानी कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन और W2 इक्वल एंड अपोजिट है। W2 क्या है? एडियाबेटिक कंप्रेशन, इक्वल एंड अपोजिट है। तो W4 इज इक्वल टू माइनस W2। तो नेट वर्क डन क्या बचा? केवल W1 प्लस W3 के बराबर बचा, विच इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, सो केवल आप W1 और W3 की, W1 क्या होता है? RT1 log V2 by V1, और W3 क्या है? RT2 log V4 by